Welcome back everyone. Welcome to Civil Services Study Practice Set नंबर ये 253 एट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीके क्विज जो अपना चल रहा है उस पर, और साथ साथ ही एक साल की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, उनका भी लाभ उठाते रहिए। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 253 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इस जीके क्विज में हैं 20 प्रश्न, कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? यानी हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए मेनली कौन जिम्मेदार है? राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। देखिए, जब हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है तो भारत के राष्ट्रपति का इसमें मेन रोल है, वही करते हैं। सलाह लेते हैं उस राज्य के राज्यपाल की, उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की और भारत के मुख्य न्यायाधीश की। तो सबसे सही आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो संविधान के अनुच्छेद 217 में, किसमें 217 में कहा गया है कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल की परामर्श से की जाएगी। यद्यपि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मतलब उस राज्य के राज्य का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी परामर्श प्रक्रिया में शामिल होता है, लेकिन अंतिम नियुक्ति का अधिकार होता है प्रेसिडेंट के पास। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की उत्पत्ति क्या है? क्या कॉलेजियम का उल्लेख जो है भारत के संविधान में है, या इसकी स्थापना संसदीय अधिनियम के माध्यम से की जाती है, या इसकी स्थापना कार्यकारी आदेश के द्वारा की जाती है, या यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से विकसित प्रणाली है? संविधान में किसी कॉलेजियम प्रणाली का उल्लेख नहीं है, न संसदीय अधिनियम के द्वारा बनाया गया इसको, न कार्यकारी आदेश के द्वारा। ये तो सुप्रीम कोर्ट का किया धरा है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित प्रणाली है, बी है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर पेड कोर्स प्राप्त करके। तो कॉलेजियम प्रणाली की बात करें, किसी संसद अधिनियम या संवैधानिक प्रावधान द्वारा स्थापित नहीं हुई है, बल्कि यह सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। पैरोल की मुख्य विशेषता क्या है? कैसे मिलेगी पैरोल आपको? मतलब आपको नहीं, जो जेल में रहता है उसको मिलती है पैरोल। तो पैरोल इसे संवैधानिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। यह बिना शर्त और इसकी रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है। यह एक सशर्त रिहाई है जिसके लिए समय समय पर रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है। यह कारावास की एक निश्चित अवधि के बाद स्वतः ही प्रदान कर दी जाती है। यदि कोई जेल जाता है तो उसकी एक निश्चित अवधि के बाद भी पैरोल उसको नहीं दी जाएगी। पैरोल लेने के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करेगा उसका वकील और दलीलें देगा, लेकिन सब कुछ डिपेंड रहता है जज के ऊपर। तो ऐसा तो है नहीं कि एक निश्चित कारावास की अवधि के बाद स्वतः ही पैरोल मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। वैधानिक अधिकार नहीं है पैरोल। बिना शर्त जेल में एक बार चले गए तो बिना शर्त के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिना शर्त गलत है, सशर्त, शर्त के साथ। यह एक सशर्त रिहाई है जिसके लिए समय समय पर रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है, सी है इसका आंसर। तो पैरोल एक ऐसी प्रणाली है जो किसी कैदी को सशर्त रिहाई की अनुमति देती है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति की विशिष्ट शर्तों का पालन करना होगा। व्यक्ति को विशिष्ट शर्तों का पालन करना होगा, जिसमें जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको समय समय पर रिपोर्ट करना भी होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग कागजों के माध्यम से हो सकती है, ठीक है। वकील भी सौंप सकता है। यह कोई अधिकार नहीं है, और यदि कैदी पर्याप्त तर्क प्रस्तुत करता है तो भी इससे इनकार किया जा सकता है, जो सामाजिक हितों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के आकलन पर निर्भर करता है, ठीक है। सब कुछ जज के मूड पर डिपेंड है, तभी तो बदलते रहते हैं। 10 दिन किसी की बेंच बैठेगी, मान लो इसने पैरोल नहीं दी, फिर दूसरा जज बैठेगा 10-15 दिन के बाद, वो दे दें क्या पता। इसलिए ये
फेरबदल होता रहता है जजों की बेंच का। मान लीजिए आपको कोई हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो ए जज के पास आपका जो बेल एप्लीकेशन लगी 12 तारीख को, फिर उस जज ने अगले महीने की 22 तारीख डाल दी या 12 डाल दी, फिर अगले महीने जो आपकी बेल एप्लीकेशन की जो फाइल जाएगी, ऐसा नहीं है इस ए जज के पास जाएगा, क्या पता वो सी के पास चला जाए। ठीक है, तो इन्होंने अप्रूव नहीं किया, ये ग्रांट कर दें। चलिए, स्वच्छ भारत मिशन आधिकारिक तौर पर कब शुरू किया गया था? 2014 का है ये, 2 अक्टूबर 2014। 10 साल हो गए कल। ठीक है, 14 से 24। तो देश भर में सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। यह तिथि महात्मा गांधी की जयंती के सम्मान में चुनी गई थी, जिन्होंने स्वस्थ और समृद्ध जीवन के लिए स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया था। ठीक है, बीजेपी की सरकार बनी थी, उन्होंने लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। स्वच्छ भारत मिशन शहरी और ग्रामीण घटकों को लागू करने के लिए कौन से मंत्रालय जिम्मेदार हैं? कौन से मंत्रालय जिम्मेदार हैं? पर्यावरण वन मंत्रालय तो नहीं होगा इसका, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय नहीं होगा, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय नहीं है, या तो इसका आंसर सी है या फिर इसका आंसर ए है। स्वच्छ भारत मिशन के शहरी और ग्रामीण घटकों को लागू करना है। देखिए, पढ़ने से तो लग रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय शहरी मामलों का मंत्रालय होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये आंसर नहीं है इसका। बी सी डी में से कुछ नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय, ए है इसका आंसर। तो स्वच्छ भारत मिशन के शहरी घटक का क्रियान्वयन आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जबकि ग्रामीण घटक का प्रबंधन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह प्रभाग क्रमशः शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और सफाई के लिए लक्षित दृष्टिकोण की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? NSSO की स्थापना की गई थी 1950 में, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की स्थापना 1950 में जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक स्थितियों द्वारा विभिन्न विषयों पर सर्वेक्षण के लिए एक सरकारी एजेंसी के रूप में की गई थी। इसके बाद से यह भारत में सांख्यिकीय डेटा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSSO 1999 से किस मंत्रालय के अधीन काम कर रहा है? किस मंत्रालय के अधीन काम कर रहा है ये कर रहा है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो वर्ष 1999 से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन काम कर रहा है। यह मंत्रालय एजेंसी के काम की देखरेख करता है और सांख्यिकीय डेटा के संग्रह और विश्लेषण को सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्दिष्ट किया गया है? सीमा सुरक्षा का यानी बॉर्डर सिक्योरिटी का, वन्य जीव संरक्षण का यानी वाइल्ड लाइफ रिजर्व, आतंकवाद विरोधी अभियान यानी एंटी टेररिज्म ऑपरेशन, या साइबर सुरक्षा यानी साइबर सिक्योरिटी। देखिए, वन्य जीवों के संरक्षण करने के लिए तो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, उनके नीचे सब इंस्पेक्टर ऑफ फॉरेस्ट है। ठीक है, उनके नीचे फॉरेस्ट गार्ड हैं ढेर सारे। ठीक है, बम्पर भर्ती निकलती है उनकी, मतलब ठीक ठाक निकल जाती है। तो सी तो हो नहीं सकता इसका आंसर। बॉर्डर सिक्योरिटी भी नहीं है इसका आंसर, साइबर सिक्योरिटी भी नहीं है इसका आंसर है। आतंकवाद विरोधी अभियान एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस भी है इसका आंसर। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG, जिसे ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है, भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों, अपहरण विरोधी और VIP सिक्योरिटी के लिए बनाई गई एक विशेष इकाई है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किसी राज्य में पुलिस महानिदेशक यानी DGP की नियुक्ति कौन करता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सबसे बड़ा कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति तो तब करते हैं जब ये इससे पहले IPS होता है, तो
ठीक है, प्रमोट होता है, फिर राज्य की जो सरकार होती है वो करती है डीजीपी नियुक्त। तो पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी किसी राज्य का सर्वोच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी होता है। डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा आमतौर पर वरिष्ठता और अनुभव को ध्यान में रखकर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का प्राथमिक उद्देश्य है घरों के लिए छत पर सौर ऊर्जा। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का उद्देश्य रूफटॉप सोलर सिस्टम यानी घरों की छतों पर सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना तथा नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है। रिन्यूएबल एनर्जी यानी ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हिंदू धर्म में पितृपक्ष मनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए, विवाह समारोह आयोजित करने के लिए, अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करना या धन के लिए देवताओं की पूजा करना? अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करना। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो पितृपक्ष जिसे श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक महत्वपूर्ण समय अवधि है जो अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने हेतु समर्पित है। पितृपक्ष के दौरान सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन, ये क्या प्रश्न बन गया? देखिए, पितृपक्ष के दौरान घर पर आमंत्रित ब्राह्मणों को सात्विक भोजन और वस्त्र भेंट किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से हमारे जो पूर्वज हैं उनकी आत्मा को शांति मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आज ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। गंगा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड में। तो गंगा नदी जो है भागीरथी के रूप में उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से 3892 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की दाहिनी तटवर्ती सहायक नदी है? यानी ये गंगा निकल गई गंगोत्री ग्लेशियर से, बह रही है, कहाँ जाने के लिए बह रही है? बंगाल की खाड़ी में गिरने के लिए बह रही है। तो ये हो गया इसका लेफ्ट और ये हो गया इसका राइट, तो इधर से गई है यमुना, तो सी है इसका आंसर। ठीक है, ए ऐसे। तो यमुना नदी पश्चिमी उत्तराखंड में यमुनोत्री के पास महान हिमालय में बंदरपूछ पर्वतमाला की ढलानों से निकलती है। यमुना गंगा की दाहिनी तटवर्ती सहायक नदी है, तो विकल्प सी इसका आंसर है। किस संगम पर नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग में। देखिए, देवप्रयाग में जहां अलकनंदा भागीरथी से मिलती है तो आगे से वो गंगा के नाम से चलती है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कार्यान्वयन के लिए आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय जिम्मेदार भी है इसका आंसर। तो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का अगर आपको लाभ उठाना है और यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं यानी ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो आपकी जो फैमिली इनकम है वो कितनी होनी चाहिए? 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 18 लाख रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लाभ उठाना है, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो फैमिली इनकम होनी चाहिए 3 लाख रुपए सालाना। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी झुग्गी वासियों सहित ईडब्ल्यूएस या एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करता है या करती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए जिनकी अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय फैमिली इनकम 3 लाख रुपए हो। निम्न आय समूह यानी एलआईजी जिनकी अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय 6 लाख रुपए, और मध्यम आय समूह यानी एमआईजी फर्स्ट और टू जिनकी अधिकतम वार्षिक आय या फैमिली इनकम 18 लाख रुपए तक होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। परिसीमन आयोग, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डेलिमिटेशन कमीशन, का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा या परिसीमाएं निर्धारित करना, ऑप्शन नंबर बी। तो परिसीमन आयोग का प्राथमिक उद्देश्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा या परिसीमाएं तय करना है। परिसीमन आयोग अधिनियम पहली बार वर्ष 1952 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 पर आजिए। एलिफेंट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? एलिफेंट जलप्रपात स्थित है मेघालय में। तो एलिफेंट जलप्रपात पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित है। यह झरना एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। इसका नाम इसके बगल में एक हाथी जैसी दिखने वाली चट्टान के नाम पर पड़ा। यह झरना जो है वास्तव में लगातार 3 झरनों से मिलकर बना है। पहले को हिडन जलप्रपात कहा जाता है, दूसरे को रैपिड जलप्रपात और तीसरे को एलिफेंट जलप्रपात कहा जाता है। झरने की संचय ऊंचाई लगभग 310 मीटर है, जो इसे हरी भरी हरियाली के बीच एक राजसी दृश्य बनाती है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रास द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया जा चुका है, या क्या कर दिया जा चुका है, या क्या कर दिया गया था? 2020 में किया था ये। रास द्वीप का नाम बदलकर कर दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि स्वरूप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों के नाम बदलने की घोषणा की थी। रास द्वीप का नाम बदलकर कर दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप का नाम बदलकर कर दिया गया शहीद द्वीप। और तीसरा हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। खेलों से जुड़ी शब्दावलियों के अनुसार निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। यह है खेल, यह है उनसी शब्दावली, उनसे जुड़ी शब्दावली। सारे के सारे इंपॉर्टेंट गेम्स हैं ये। क्रिकेट आपने देखा होगा, टेनिस, हॉकी, कबड्डी। कवर ड्राइव, ओवरथ्रो, ग्रास कोर्ट, गेम पॉइंट, डुबकी, कॉर्नर, स्नैपशॉट, बोर्डिंग किस किस से संबंधित है? यह है आपके कूट, मतलब इस प्रश्न के कूट। कवर ड्राइव, ओवरथ्रो, बाउंसर, यॉर्कर, स्क्वायर ड्राइव, ये सारी क्रिकेट से जुड़ी शब्दावली हैं। तो पहले का 4, यानी इन तीनों में से आंसर हो सकता है। टेनिस, टेनिस ग्रास कोर्ट, गेम पॉइंट, इससे पकड़ लो, बी का 3 हो गया। तो आंसर बी या सी में से हो सकता है, ए का 4, बी का 3। हॉकी, हॉकी में हॉकी 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 में है स्नैपशॉट, और हॉकी में ही है बोर्डिंग। कबड्डी में डुबकी है और कॉर्नर है। तो सी का हो गया 1, सी का हो गया 1, डी का 2। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो खेलों से जुड़ी ये शब्दावलियां हैं। क्रिकेट से जुड़ी बहुत सारी शब्दावलियां हैं। ओवर थ्रो हो गई, कवर ड्राइव हो गई, 6 हो गया, पुल शॉट हो गया, फॉलो ऑन हो गया, मेडन ओवर हो गया, डेड बॉल, नो बॉल, नॉट आउट, हिट विकेट, क्या क्या नहीं है, हैट्रिक, बाउंसर, यॉर्कर, स्पिन। टेनिस से जुड़ी शब्दावलियों की बात करें तो सर्विस, ग्रैंड स्लैम, स्मैश, गेम पॉइंट, शॉट, ग्रास कोर्ट, बेस लाइन, ड्रॉप शॉट। हॉकी से जुड़ी शब्दावलियों में बोर्डिंग हो गया, हॉकी पक हो गया, स्नैपशॉट हो गया, केंद्र आगे, केबल आगे, और गोल टेंडर भी। एक और बचा कबड्डी। कबड्डी से जुड़ी शब्दावलियों में डुबकी, कॉर्नर, कवर, फ्रॉग जंप, एंगल, एंकल होल्ड, और टो टच। ये सारी की सारी शब्दावलियाँ कबड्डी से जुड़ी हैं। तो 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।